सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज की क्लास में हम थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा अर्थात रीट जो मुख्य परीक्षा है उसके बारे में अपन मनोविज्ञान की क्लास देखेंगे। और ये जो क्लास है वो आपके लगभग 10 मिनट की रहने वाली है। इस 10 मिनट की क्लास में अपन 10 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे और इस प्रकार से आपके 20 अंक की हर रोज की मैं आपको जो है वो तैयारी करवा रहा हूँ। ये जो क्लास है वो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही प्रकार के अभ्यर्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बिना टाइम खराब किए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है, किसी समस्या के समाधान में निहित मानसिक संक्रियाओं का सही क्रम है। मतलब समस्या समाधान की जो प्रक्रिया होती है उसमें जो भी मानसिक प्रक्रियाएं चलती हैं उन मानसिक प्रक्रियाओं का जो सही क्रम है वो क्या होगा। और यहाँ पर दे रखी है मानसिक क्रियाएं, तो अपने को कूट की पहचान करनी है। तो शुरुआत करते हैं, देखते हैं। पहला है समस्या का निरूपण, दूसरा है समस्या की पहचान, तीसरा चरण है समाधान की योजना बनाना और चौथा दे रखा है सभी समाधानों का मूल्यांकन करना। तो ये जो क्रम या ये जो 4 चरण है इन चरणों का अपने को सही क्रम देखना है। क्या देखना है? सही क्रम देखना है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 1 2 3 4, ऑप्शन बी है 2 1 3 4, ऑप्शन सी है 3 2 1 4 और ऑप्शन डी में है 1 2 4 3। तो देखो, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 2 1 3 और 4। मतलब है सबसे पहले अपन करते हैं समस्या की पहचान। भाई हमारे पास में कोई समस्या ही नहीं है तो हम क्या करेंगे? कोई मानसिक क्रिया नहीं होगी। तो सबसे पहले तो समस्या की तो जांच करेंगे ना, समस्या क्या है। मतलब समस्या की पहचान हो जाएगी। उसके बाद में अपन समस्या का निरूपण करेंगे, मतलब समस्या को व्यक्त करेंगे। क्या करेंगे? समस्या को अपन व्यक्त करेंगे और उसके बाद समस्या की योजना बनाना, ठीक है। फिर है सभी समाधानों का मूल्यांकन करना। तो ये इसके चरणों का सही क्रम हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला और आज का दूसरा प्रश्न है, अधिगम असक्तता का लक्षण है। अधिगम असक्तता का मतलब क्या लक्षण है? मतलब अधिगम असक्तता का मतलब है जो अधिगम के सीखने के अयोग्य बालक होता है तो इसका क्या लक्षण होता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है अधिगम असक्तता वाले बच्चों में अधिगम से जुड़े विकार पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। मतलब अधिगम असक्तता से संबंधित जो भी बच्चे हैं उनमें अधिगम से संबंधित कोई ना कोई विकार पाया जाएगा, है ना। चाहे डिस्ग्राफिया हो, चाहे डिसलेक्सिया हो, है ना। इस प्रकार के विकार अवश्य देखने को मिलेंगे। दूसरा है अधिगम असक्तता वाले बच्चों में स्थान व समय की पहचान की कमी के आम लक्षण होते हैं। बिल्कुल सही बात है। इस प्रकार के जो बालक होते हैं जिनमें अधिगम असक्तता पाई जाती है तो उनमें स्थान और समय की पहचान संबंधी हमेशा ही क्या बनी रहती है? कमी बनी रहती है। तो इस प्रकार के लक्षण भी इनमें पाए जाते हैं। तीसरा है इन बच्चों का पेशीय समन्वय तथा हस्त निपुणता अपेक्षा करते हैं निम्न कोटि का होता है। बिल्कुल सही बात है। पेशीय समन्वय का मतलब जैसे जो अधिगम में असक्त बच्चे होंगे ना उनकी हैंडराइटिंग भी, जैसे एक उदाहरण ले तो हैंडराइटिंग भी उनकी कमजोर होगी, है ना। हस्त निपुणता बहुत कम होगी इनकी। अगला है इन बच्चों में पठन वैकल्य के लक्षण होते हैं। मतलब पठन वैकल्य का मतलब क्या होता है? पठन वैकल्य का मतलब होता है डिसलेक्सिया। अब देखते हैं अपन ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है केवल 1 सही है, ऑप्शन बी केवल 1 एवं 4 सही है, ऑप्शन सी केवल 1 2 एवं 4 सही है, ऑप्शन डी में 1 2 3 एवं 4 सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 2 3 एवं 4 सभी सही है। मतलब ये सब के सब जो लक्षण दे रखे हैं वो अधिगम असक्त बच्चों के हैं। किनके? अधिगम असक्त बच्चों के हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक अधिगम का प्रकार नहीं है। देखो, अधिगम के प्रकार दे रखे, इनमें से कौन सा एक अधिगम का प्रकार नहीं होता तो उसकी पहचान करनी है। ऑप्शन ए संज्ञानात्मक अधिगम। बिल्कुल सही बात है। संज्ञानात्मक प्रकार का अधिगम होता है ना, जीन पियाजे ने दिया था, ठीक है। ऑप्शन बी अंतर्दृष्टि अधिगम, है ना, जिसको अपन बोलते हैं गेस्टल्टवाद, है ना, या समग्रतावाद। तो ये भी एक प्रकार का अधिगम होता है, ठीक है, दोनों सही है। ऑप्शन सी अव्यक्त अधिगम। बिल्कुल सही बात है। अव्यक्त अधिगम ये भी एक प्रकार का अधिगम ही होता है ना। और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए में संज्ञानात्मक अधिगम ये भी एक अधिगम का प्रकार है, ऑप्शन बी में अंतर्दृष्टि अधिगम ये भी अधिगम का प्रकार है और ऑप्शन सी में अव्यक्त अधिगम तो ये भी अधिगम का प्रकार है। इसका मतलब है इनमें से कोई नहीं, मतलब अधिगम का कौन सा प्रकार नहीं है। तो ये तो सारे के सारे जो अधिगम के प्रकार है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न है, फ्रोबेल ने निम्न में से किस खेल पर प्रमुख बल दिया। मतलब फ्रोबेल जो है, फ्रोबेल ने
कौन से खेल पर बल दिया है? खेल विधि के जनक कौन माना जाता है? फ्रोबेल ही माना जाता है। ठीक है, तो उन्होंने कौन से खेल पर बल दिया है? ऑप्शन ए गेंद के खेल पर, ऑप्शन बी पत्तों के गेम पर, ऑप्शन सी कंचों के खेल पर, ऑप्शन डी साबुन के बुलबुलों के गेम पर। तो इसका जो सही उत्तर वो हो जाएगा आपके ऑप्शन ए हो जाएगा, गेंद के खेल पर। फ्रोबेल ने कौन से खेल पर प्रमुख बल दिया था? गेंद के खेल पर प्रमुख बल दिया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। पांचवा प्रश्न है, परस्पर विरोधी अभिप्रेरकों, अंतर्नोदों, आवश्यकताओं या लक्षणों से उत्पन्न हुए विक्षोभ की दशा है। मतलब है कोई भी व्यक्ति है तो कोई भी व्यक्ति में परस्पर विरोधी विचार हो जाते हैं। मतलब है दो अलग अलग प्रकार के विचार उत्पन्न हो जाते हैं और इन विचारों में से एक चुनना होता है, एक विचार को चुनना होता है। ठीक है, या फिर कोई दो प्रकार के अभिप्रेरक है, या दो प्रकार के अंतर्नोद है, या आवश्यकताओं या लक्ष्यों से जो उत्पन्न जो विक्षोभ होता है ना, मन में जो विक्षोभ उत्पन्न होता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं? जैसे एक नॉर्मल उदाहरण लूं मैं आपका। मान लिया जैसे कोई व्यक्ति है और उसका राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन हो गया, उसके बाद में उसका मान लिया कि थोड़े दिनों बाद में उसका थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा में उसका सिलेक्शन हो गया। अब उसको कौन सी सर्विस को सिलेक्ट करना है ना? तो इस दशा को लेकर वो किस मानसिक विक्षोभ में उत्पन्न हो जाएगा, तो उसका अपने को आंसर देना है। ऑप्शन ए है कुंठा, ऑप्शन बी है दबाव, ऑप्शन सी दुश्चिंता, ऑप्शन डी है ग्लानि। तो देखो यहाँ पर इन ऑप्शनों में से तो कुछ भी नहीं होगा। आपको पता है जो परस्पर विरोधी जो अभिप्रेरक होते हैं है ना, उस समय व्यक्ति के द्वंद्व उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? द्वंद्व उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे ना तो कुंठा होगा, ना दबाव होगा, ना दुश्चिंता होगी, ना ग्लानि होगी, है ना। इसका जो सही आंसर है वो द्वंद्व होगा। यहाँ दुश्चिंता की जगह ऑप्शन में द्वंद्व आना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखना इस प्रश्न का उत्तर है द्वंद्व हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना दे दूं, और सूचना यह है कि आप हमारे YouTube चैनल के अतिरिक्त मिलर एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, और टेलीग्राम चैनल पर आपको रीट एग्जाम से संबंधित जो भी सब्जेक्ट है उनके क्विज एक निश्चित टाइम टेबल के तहत मिलते हैं। तो उन क्विज को ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा से ज़्यादा बेटर कर सकते हो। ठीक है, और साथ ही साथ यदि आपकी तैयारी है तो आप अपनी तैयारी को चेक भी कर सकते हो कि कितनी तैयारी है। वहाँ पर भी कोई घिसे पिटे सवाल नहीं है, बिल्कुल नए प्रकार के सवाल है जो आपकी तैयारी को और ज़्यादा से ज़्यादा सुदृढ़ करेंगे। तो ये थी सूचना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न है आज का, भूल भुलैया बुद्धि प्रेक्षण का निर्माण किया था। मतलब जो भूल भुलैया जो बुद्धि प्रेक्षण है, उस बुद्धि प्रेक्षण का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है वेसलर, ऑप्शन बी है पोर्टियस, ऑप्शन सी है सेगुइन, ऑप्शन डी में है हैरिस। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी पोर्टियस। पोर्टियस ने भूल भुलैया बुद्धि प्रेक्षण का निर्माण किया था। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है, जालोटा बुद्धि प्रेक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखो जालोटा, यहाँ पे जालोटा है, जालोटा ने जो बुद्धि प्रेक्षण दिया था उसके संबंध में कौन सा कथन है वो सही नहीं है ना, जिसको अपन जालोटा बुद्धि प्रेक्षण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जालोटा के बुद्धि प्रेक्षण को क्या बोलते हैं? जालोटा बुद्धि प्रेक्षण के नाम से जानते हैं। तो इसके संबंध में कुछ कथन दिए गए, इनमें से कौन सा कथन है वो सही नहीं है, उसकी पहचान करनी है। ऑप्शन ए, ये एक सामूहिक शाब्दिक बुद्धि प्रेक्षण है। बिल्कुल सही बात है। जालोटा का जो बुद्धि प्रेक्षण होता है वो सामूहिक है और शाब्दिक, शाब्दिक का मतलब वाचिक है ना, वाचिक बुद्धि प्रेक्षण है। ऑप्शन बी, इसके अंतर्गत 7 क्षेत्रों से संबंधित, कितने क्षेत्रों से? 7 क्षेत्रों से संबंधित कुल 100 प्रश्न सम्मिलित है। बिल्कुल सही बात है, इसमें 7 क्षेत्रों से 100 प्रश्नों को शामिल किया जाता है और ये शाब्दिक और सामूहिक बुद्धि प्रेक्षण है। ऑप्शन सी है, ये एक व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि प्रेक्षण है। नहीं, गलत है, ये व्यक्तिगत बुद्धि प्रेक्षण नहीं है, ये सामूहिक बुद्धि प्रेक्षण है। ऑप्शन डी है, इसका प्रयोग 11 से 16 वर्ष के बालकों पर किया जाता है। तो ये भी कथन है वो सही है। तो अपने को देखना कौन सा सही नहीं, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। ये एक व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि प्रेक्षण नहीं बल्कि क्या है, सामूहिक शाब्दिक बुद्धि प्रेक्षण होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। 8वां प्रश्न है, परिपक्वता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? मतलब जो मैच्योरिटी होती है, परिपक्वता जो होती है, इसके बारे में जो सत्य कथन है उसकी पहचान करनी है। ऑप्शन ए, परिपक्वता से पहले प्रेक्षण बेकार है। ऑप्शन बी है, ये अधिगम कौशल के लिए अनिवार्य है। ऑप्शन सी, ये स्वचालित प्रक्रिया है। इनमें से सभी। तो देखो, परिपक्वता से पहले प्रशिक्षण बेकार है, बिल्कुल सही बात है। मान लिया कि कोई बच्चा 5 वर्ष का है, कितने वर्ष का है? 5 वर्ष का है, और आप उसको, वो अभी स्कूल जाने के योग्य ही हुआ है, और आप उसको कक्षा 10 की या कक्षा 5 की पुस्तकें थोड़ी पढ़ा सकते हो, नहीं पढ़ा सकते ना, क्योंकि
परिपक्वता से पहले प्रशिक्षण देना बेकार है ना, वो उसको ग्रहण ही नहीं कर पाएगा, है। ऑप्शन बी में ये अधिगम कौशल के लिए अनिवार्य है, बिल्कुल सही बात है। अधिगम के लिए परिपक्वता जरूरी है, यदि परिपक्व नहीं होगा तो अधिगम होगा नहीं। और परिपक्वता स्वचालित प्रक्रिया, बिल्कुल सही है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। आज का अगला 9वां प्रश्न है, मानचित्र निरूपण हेतु बनाए जाने वाले चिन्ह है। मतलब मानचित्र निरूपण के लिए जो भी चिन्ह बनाते हैं वो कौन कौन से? ऑप्शन ए शाखाएं, ऑप्शन बी तीर के निशान, ऑप्शन सी समूहीकरण, ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर वो हो जाएगा आपके ऑप्शन डी, समूहीकरण। देखो, मानचित्र निरूपण का मतलब क्या हो गया? जैसे मान लिया कि जीव विज्ञान की बात करें तो जीव विज्ञान लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब इसके मुख्य भाग कितने? जैसे मान लिया कि 2 भाग है। एक तो हो गया आपके वनस्पति विज्ञान और एक हो गया जैसे मान लिया कि जंतु विज्ञान, ठीक है, जंतु विज्ञान। तो ये क्या हो गए? ये शाखाएं हो गई, 2 शाखाएं हो गई। ये क्या हो गई? तीर के निशान हो गए, ठीक है। और ये क्या हो गया? समूहीकरण। जैसे वनस्पति विज्ञान में सारे जो वनस्पतियां है वो आ जाएगी, जंतु जगत में सारे जंतु आ जाएंगे। तो इस प्रकार ये समूहीकरण हो गया। आगे बात समझो, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 10वां प्रश्न है, नई परिस्थितियों का प्रभावशाली ढंग से सामना कर सकने की योग्यता है। मतलब व्यक्ति की जो नई परिस्थितियों के प्रति प्रभावशाली ढंग से जो सामना करने की जो योग्यता है, उस योग्यता को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है अंतर्दृष्टि, ऑप्शन बी है मूल प्रवृत्ति, ऑप्शन सी है रूपिम, ऑप्शन डी में है अनुबंधन। तो इसको अपन क्या कहते हैं? अंतर्दृष्टि, है ना, समग्रतावाद, है ना। गेस्टोल्ड थ्योरी क्या कहती है ना। जैसे वो कॉलन ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किए थे, तो उनको केले लटका दिए थे ऊपर और सामने टेबलें वगैरह ऐसे कुछ रख दी, तो उसके सामने क्या आई? एक समस्या आई, एक नई परिस्थिति उत्पन्न हो गई। उस नई परिस्थिति का उनने क्या किया? प्रभावशाली ढंग से सामना किया। उसने वो टेबलें रखे, वो केले उतार लिए, ठीक है। तो वो क्या है? एक प्रकार की अंतर्दृष्टि है। क्या है? एक प्रकार की अंतर्दृष्टि है। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास यदि अच्छी लगी है ना, प्रश्न यदि आपको अच्छे लगे तो इस क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।